Hello students, myself Professor Anil Kumar, and I'll be covering few further topics of object oriented programming using C++. So today we will basically discuss what is C in, what is C out, and what is IO stream, and what is the structure of C++ program, how it is different from the C program, and I'll demonstrate you with the C++ program that I will create, and you have to just create that program and execute it. So let's start. So सबसे पहले जो हम देखेंगे कि इसमें जो C++ में जो आपका इनपुट फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन, ये दो चीज़ें जो हैं हम देखेंगे. अब हम इनपुट फंक्शन और आउटपुट फंक्शन की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो आपने सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी लैंग्वेज में आप प्रिंटफ फंक्शन पढ़ते थे. प्रिंटफ होता था आपका आउटपुट फंक्शन. आउटपुट फंक्शन का मतलब क्या था? वो फंक्शन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ को प्रिंट करेगा, कुछ लिखेगा आपकी जो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर. ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट फंक्शन. और आप एक स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करते थे, जो आपका बेसिकली एक इनपुट फंक्शन था, जो कि इनपुट कहाँ से लेता था? आपके कीबोर्ड से. इनपुट कहाँ से ली जाती थी? आपके कीबोर्ड से. ठीक है, और इन दोनों को यूज़ करने के लिए आप एक जो हेडर फाइल का यूज़ करते थे, उसका नाम होता था, आप ऐसे लिखते थे #include stdio.h. तो इसमें ये stdio.h जो थी वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल हम इसको बोलते हैं. ठीक है, तो आप इस हेडर फाइल को जब इंक्लूड करते थे तब आप printf और scanf का जो है वो यूज़ कर सकते थे. इन केस इफ़ यू वांट इंक्लूड दिस पर्टिकुलर हेडर फाइल इन योर प्रोग्राम, you will not be able to use these input output functions. So this is the basic functionality of C language. अब इन केस ऑफ C++ प्रोग्राम या इन केस ऑफ C++ लैंग्वेज, मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो आउटपुट फंक्शन है वो आप कौन सा यूज़ करते हो? सी आउट. सी आउट का मतलब क्या होता है? कंसोल आउट. कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंसोल का मतलब, जब हम कंसोल की बात करते हैं तो कंसोल में हम कंसिडर करते हैं स्क्रीन और कीबोर्ड को. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसोल है उसका मतलब क्या है? स्क्रीन. तो कंसोल आउटपुट का मतलब क्या है? आप जो आउटपुट है वो कहाँ पे भेजोगे? स्क्रीन के ऊपर भेजोगे. और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए आप यूज़ करोगे सी इन, यानी कि कंसोल इनपुट. कंसोल इनपुट ये इसकी फुल फॉर्म है, बट आपने क्या याद रखना है? सी इन और सी आउट. अब अगर आपने इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करना है तो आपको जो हेडर फाइल है वो यूज़ करनी पड़ेगी. आप ऐसा कुछ लिखोगे #include, तो एक सिंटेक्स है. फाइल का नाम जो है वो है iostream.h. अब io का मतलब हो गया यहाँ पे इनपुट, o का मतलब हो गया आउटपुट, स्ट्रीम एज इट इज़ रहेगा. तो IO स्ट्रीम का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम. अब ये जो वर्ड स्ट्रीम है, स्ट्रीम का मतलब होता है फ्लो, फ्लो ऑफ समथिंग. ठीक है, जैसे आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि कुछ बोट है वो डाउन स्ट्रीम जाती है या अप स्ट्रीम जाती है, तो वो क्या था कि आप फ्लो के साथ जा रहे हो या फ्लो के ऑपोजिट जा रहे हो. डाउन स्ट्रीम होता था फ्लो के साथ जाना, अप स्ट्रीम होता था फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना. तो यहाँ पे हम क्योंकि डेटा के साथ डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? फ्लो ऑफ डेटा. तो इनपुट आउटपुट स्ट्रीम का मतलब क्या है? द फ्लो ऑफ डाटा विच इज़ आइदर डायरेक्टेड फ्रॉम द इनपुट और टू द आउटपुट. या तो आप डेटा का जो स्ट्रीम है, डेटा का जो फ्लो है वो आउटपुट को भेजोगे या इनपुट उसकी लोगे. ठीक है, तो आपने जब भी प्रोग्राम बनाना है तो आपको iostream.h का यूज़ करना पड़ेगा. उसके बाद आप सी इन और सी आउट को जो है अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हो. अब इनका जो बेसिक डिफरेंस, वैसे तो डिटेल में बहुत है पर मैं सिर्फ बेसिक सा डिफरेंस बताऊंगा कि इसमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में क्या था कि ये जो आपके फंक्शंस थे ये स्क्रीन और कीबोर्ड के साथ जो थे वो डील करते थे. इन केस ऑफ अगर आपने फाइल हैंडलिंग करनी थी तो आपको ये फंक्शंस जो है वो चेंज हो जाते थे सी में. बट इन केस ऑफ C++ जो स्ट्रीम्स होती हैं वो कॉमन होती हैं. जो स्ट्रीम है वो कॉमन है, तो आपके यही वाले फंक्शंस जब आप फाइल हैंडलिंग को यूज़ करोगे तो आपके यही वाले जो फंक्शंस हैं ये आपके यूज़ में आ जाएंगे. ठीक है, तो अब
हम बात करेंगे इन फंक्शंस की डिटेल के बारे में, सी आउट और सी इन के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सी आउट। अब जो सिंटैक्स है सी आउट का वो इस तरह है कि आपने लिखना है पहले सी आउट, उसके बाद आपने ये दो जो हैं सिंबल्स लगाने हैं। अब इनको आप नॉर्मल भाषा में बोल देते हो लेस देन, ठीक है। वैसे इसको हम बोलते हैं शिफ्ट बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। आप जो है लेफ्ट, क्योंकि इस एरो का जो फेस है वो लेफ्ट साइड है, तो इसको हम बोलते हैं बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। और टेक्निकल नेम जो इसका बोला जाता है उसको बोलते हैं हम इंसर्शन ऑपरेटर, या हम बोलते हैं इसको पुट टू ऑपरेटर, ठीक है। या तो हम इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर या हम इसको बोलते हैं पुट टू ऑपरेटर। तो अब आपने क्या याद रखना है, सी आउट, उसके बाद आप लगाओगे इंसर्शन ऑपरेटर, हम बोलेंगे, अभी हम ये नहीं बोलेंगे डबल लेस देन लगाना है, हम बोलेंगे सी आउट देन इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्ट कहाँ पे कराना है, आपने स्क्रीन के ऊपर कराना है, जो भी आप स्क्रीन पे लिखना चाहते हो उसको आप कोट्स में लिख दोगे। तो कोट्स में अगर आपने हेलो लिख दिया तो इट विल प्रिंट स्क्रीन, ये स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट करेगा, हेलो। अगर इसके बाद आप सेमी कॉलन लगा देते हो तो ये आपकी सेंटेंस जो है वो क्लोज हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने दो वैल्यूज़ को इकट्ठे प्रिंट कराना है तो आप क्या कर सकते हो, आप लिखो हेलो, तो ये क्या करेगा, पहले स्क्रीन की तरफ हेलो को प्रिंट कर देगा, उसके बाद आप लिख दो दोबारा ये इंसर्शन ऑपरेटर लगा दो। इंसर्शन ऑपरेटर का मतलब क्या है, इंसर्शन ऑपरेटर के बाद जो कुछ भी लिखा होगा दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन इफ़ इट इज़ रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमास। अगर ये सिंपल वेरिएबल हो तो उस वेरिएबल की वैल्यू चली जाएगी। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा, तो पहले का प्रिंट होगा हेलो, उसके बाद दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर आ गया तो इसके आगे जो कुछ भी लिखोगे वो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसके आगे हम लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब एक आपको आता है कि आप लिखते हो सी आउट, आपने लिखना होता है ए इज इक्वल टू ए की वैल्यू। तो पहले आपने ए इज इक्वल टू ये आपने स्ट्रिंग प्रिंट करानी है एज इट इज़। अब इस इन्वर्टेड कॉमा में जो कुछ भी लिख दोगे वो एज इट इज़ ही आपकी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू आपने प्रिंट करानी है तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर है, तो वेरिएबल से वैल्यू उठाने के लिए आपको अगेन इंसर्शन ऑपरेटर या पुट ऑपरेटर लगाना पड़ेगा और ए उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा। तो अब इस ए की वैल्यू जो है वो इस इज इक्वल टू के बाद स्क्रीन के ऊपर जो है प्रिंट हो जाएगी। एक्चुअल में से जो आपकी स्क्रीन पे पहले क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू, अब इस ए में जो भी आपने वेरिएबल मान लो आपने 10 वैल्यू ए की दे रखी है, तो उसके बाद जो सिस्टम है उसको क्या दोबारा मिला, इंसर्शन ऑपरेटर, तो इसके आगे वाला जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो इस तरह आप जो है सी आउट का यूज़ कर सकते हो। आप याद क्या अपना रखना है, सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगाना है या पुट टू ऑपरेटर लगाना है। इसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलो चाहे पुट टू ऑपरेटर बोल सकते हो, या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट भी बोल सकते हो, डबल लेस देन नहीं बोलना, ये सिर्फ हम वैसे जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने क्या बोलना है, इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर। अब ये जो स्टेटमेंट है, क्योंकि आपने एक से ज़्यादा बार जो है इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, ये देखिए यहाँ पे भी लगाया और आपने यहाँ पे भी लगाया, 2 बार लगाया, आप 3 बार भी लगा सकते हो, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, उसके बाद ABC, फिर दोबारा कुछ लिख दो। तो आप जितनी मर्जी बार इसको चाहे लिख सकते हो। ये एंड कब होगा, जब ये आप इसको सेमी कॉलन से एंड कर दोगे। तो आपने एक से ज़्यादा बार इंसर्शन ऑपरेटर लगाया, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, चेनिंग, इसको हम बोलते हैं चेनिंग या बोलते हैं कैस्केडिंग, ठीक है। या इसको बोला जाता है चेनिंग या इसको बोलते हैं कैस्केडिंग। इसी तरह आपका जो है इनपुट फंक्शन की जो है हम बात करेंगे। तो इनपुट फंक्शन में भी आपका क्या है अब सी इन। तो इसको हम नॉर्मल भाषा में तो बोल देते हैं ग्रेटर देन लगाया जी। टेक्निकल नाम इसके क्या आएंगे, बिट वाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। राइट शिफ्ट क्यों, क्योंकि ये जो इसकी मूवमेंट है ये राइट साइड को है, ठीक है। इस केस में क्या थी, आपकी मूवमेंट लेफ्ट साइड की थी, तो ये लेफ्ट शिफ्ट था। अब यहाँ पे क्या है, राइट शिफ्ट। अब ये इंसर्शन, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं गेट ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ इसको बोलेंगे गेट ऑपरेटर, या इसको बोलेंगे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। तो
सी इन का क्या मतलब होता है, ये आपकी वैल्यू कहाँ से लेता है, जैसे ये सी आउट था, ये वैल्यू भेजता है कहाँ पे, स्क्रीन के ऊपर। तो सी इन जो है ये वैल्यू लेता है, कहाँ से लेता है, आपके कीबोर्ड से। ठीक है, तो आपका ये कीबोर्ड है मान लो, ठीक है, मैं पूरा डिटेल में नहीं बना रहा, मान लो ये आपका कीबोर्ड है, तो ये क्या करेगा, कीबोर्ड से वैल्यू रिसीव करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट ऑपरेटर। ठीक है, तो गेट फ्रॉम ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर। जैसे वहाँ पे पुट 2 था, तो ऐसे यहाँ पे होता है गेट फ्रॉम ऑपरेटर। तो अब ये क्या करता है, ये कीबोर्ड से वैल्यू जो उठाता है। ठीक है, तो सी इन आप क्या लिखोगे आगे, जिस वेरिएबल को वैल्यू आपने उठानी है। अब आपने याद क्या रखना है, यहाँ पे हमने कोई जैसे प्रिंट स्कैन एफ में आप क्या करते थे, आप %d लिखते थे पहले, यानी कि आप फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते थे। फॉर्मेट स्पेसिफायर ये बताता था कि आपका जो आपने कौन सी डेटा टाइप यूज़ की है, इंटीजर की है या आपने फ्लोट की है या आपने करेक्टर की है। उसके बाद उस वेरिएबल का आप जो था एड्रेस उठाते थे। ठीक है, इस केस में क्या है, ना तो आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की ज़रूरत है सी इन के केस में, ना ही आपको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यहाँ पे आप देख लीजिए हमने सीधी वैल्यू के लिख दी ए। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पहले वैल्यू किसकी उठाएगा, ए की, मतलब आपने जो भी कीबोर्ड से एंटर किया दैट विल बी ऑटोमेटिकली फेड इनटू ए वेरिएबल। तो जैसे इसमें हम कैस्केडिंग कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करोगे आप, जैसे सी इन ए, दोबारा आपने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर लगा दिया, उसके बाद आप लगा दोगे बी। तो अगर आपने स्क्रीन पे पहले टाइप किया 10, फिर दोबारा आपने एंटर प्रेस करके टाइप किया 20, तो ये जो पहली वैल्यू है दिस विल बी असाइन टू ए एंड द सेकंड वैल्यू विल बी असाइन टू बी। तो ये क्या करता है, लेफ्ट से राइट की तरफ चला जाता है, मतलब पहली वैल्यू लेफ्ट को मिल जाएगी, सेकंड वैल्यू राइट को मिल जाएगी। सिमिलरली जैसे आप सी आउट में एंड किससे होता था, सेमीकॉलन से, इसमें भी सेमीकॉलन से होगा। बस इसमें ध्यान आपने ये रखना है, यू नीड नॉट टू स्पेसिफाई एनी फॉर्मेट स्पेसिफायर और यू नीड नॉट टू मेक यूज ऑफ दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, यू हैव टू सिंपली मेंशन द वेरिएबल नेम फॉर विच यू वांट टू गेट द वैल्यू, जिसके लिए आप वैल्यू जो है गेट करना चाहते हो कीबोर्ड से। ठीक है, तो इसको भी हम सेम चेनिंग या हम इसको कैस्केडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम दोबारा एक बार देख लेते हैं कि सी लैंग्वेज में आपके पास क्या था, प्रिंट एफ आउटपुट फंक्शन था, स्कैन एफ इनपुट फंक्शन था। इसको यूज़ करने के लिए आपको हेडर फाइल यूज़ करनी पड़ती थी stdio.h। इन केस ऑफ C++ आपको क्या यूज़ करनी पड़ेगी, iostream.h। ठीक है, तो आपने iostream और .h का मतलब फुल फॉर्म क्या है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स फ्लो ऑफ डेटा, कि आपका जो फ्लो ऑफ डेटा है वो कहाँ से आएगा या कहाँ को जाएगा। अगर आउटपुट यूज़ कर रहे हो तो ये स्ट्रीम आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लो ऑफ डेटा को सेंड करेगी। इन केस ऑफ इनपुट स्ट्रीम इट विल रिसीव द डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड। ठीक है, तो आउटपुट जो आपका फंक्शन है वो क्या है, सी आउट। सी आउट इसको ऐसे आपने रीड आउट करना है, और इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंसोल आउटपुट। सी इन की फुल फॉर्म क्या है, कंसोल इनपुट। देन जो आपका सिंटेक्स है, तो सी आउट के केस में क्या है, सी आउट, उसके बाद आपने इंसर्शन ऑपरेटर या पुट टू ऑपरेटर लगाना है। उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास के बीच में जो भी लिखोगे वो दैट विल बी एज इट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इन केस आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करानी है, देन यू नीड टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। इन केस ऑफ सी इन यू हैव टू मेक यूज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड गेट फ्रॉम ऑपरेटर, and you have to simply mention the name of the variable in which you want to get the value assigned or in which you want to get the value from the keyboard. ठीक है, you need not to mention any format specifier or any address of operator in case of cin. These things will be, ये जो चीज़ें हैं ये आपकी कहाँ पे यूज़ हुआ करती थी, स्कैनफ में यूज़ हुआ करती थी। आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये आपका सी इन के केस में यूज़ कहीं भी नहीं होगा। अब हम जो C++ का जो है वो स्ट्रक्चर जो है सिंपली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्मॉल प्रोग्राम। तो जो स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि आपने जो है प्रोग्राम को लिखना कैसे है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम को हमने अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, एक सिंपल सा जो है वो प्रोग्राम बना देंगे। तो सबसे पहले क्या हम लिखते हैं, कमेंट सेक्शन, या तो आप डबल बार से लिखते हो या आप ऐसे लिखते हो। इसके अंदर आप जो है वो आप कोई
ये आपके सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, ये आपके मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। तो ये जैसे आप सी में लिखते थे वैसे लिखेंगे। तो हम लिखते हैं WAP मतलब राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, कि आपने दो ऐड जो है नंबर ऐड करने हैं। या आप इसको मल्टी लाइन कमेंट में भी ऐसे लिख सकते हो अगर एक से ज़्यादा आपकी लाइंस बनती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेशन। उसके बाद आप क्या लिखते होते थे, ए हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, और आप क्या लिखते हो, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, कंसोल इनपुट आउटपुट इसको बोलते हैं। उसके बाद आप लिखते थे वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे इसके जो बाद में आप एक सेक्शन होता था जिसे हम बोलते थे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, जो वेरिएबल्स आप ग्लोबली डिक्लेयर करते थे। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट बी, यहाँ पे हम एक वेरिएबल लिख लेते हैं, ये आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। उसके बाद C++ के केस में आप क्या करते हो, यहाँ पे आप क्लासेस लेते हो। तो मैं एक सिंपल से, ये सिंटेक्स आप फिलहाल मैं आपको समझा नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बना के बता रहा हूँ। ये हम कल को डिस्कस करेंगे क्लास क्या होती है, उसका सिंटेक्स क्या होता है। फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही देख लीजिए। ये क्या है, क्लास, उसका ये नाम दे दिया हमने। यहाँ पे हमने ये पब्लिक, इसको भी हाँ आप छोड़ दीजिए फिलहाल, ज़्यादा इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिर्फ इंट ए। तो अब यहाँ पे मैं क्लास को कर रहा हूँ बंद। ठीक है, और उसके बाद आप क्या लिखते थे, आपका ये सी का सिंटेक्स था, आप यहाँ पे लिखते थे मेन फंक्शन। ठीक है, जो मेन फंक्शन है उसमें आप करते थे पहले क्लियर स्क्रीन। ठीक है, उसके बाद आप लोकल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते थे, जैसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ इंट सी, कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते थे। उसके बाद आप क्या करते थे, जो वैल्यूज़ हैं, जैसे ये वाली वैल्यूज़ हैं, इनको आप एग्जीक्यूट करते हो, यूज़ करते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पे b इज इक्वल टू सिंपली 10 इनिशलाइज कर रहा हूँ, और ये जो a है इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ obj, और obj डॉट a इज इक्वल टू हम 20 कर देते हैं। अब c इज इक्वल टू हम कर देंगे b प्लस obj डॉट a, देन वी विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ c आउट। c इज इक्वल टू सी की वैल्यू जो हमने प्रिंट कर दी, और उसके बाद हम प्रोग्राम को जो था वो ख़त्म कर देते थे। ठीक है, तो अब इसमें फ़र्क क्या है, सी के केस में आप क्या करते थे, सी के केस में ये सेम था, आप सिंगल लाइन कमेंट्स ऐसे देते थे, मल्टी लाइन कमेंट्स ऐसे देते थे। ये प्री प्रोसेसर सेक्शन था, आप ऐसे ही करते थे। ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन था, ये ऐसे ही करते थे। ये वाली जो चीज़ है क्लास वाली, ये आपकी सी में नहीं हुआ करती थी, ये आपकी C++ में है। उसके बाद आप मेन फंक्शन देते थे, ये आपका बाकी जो है वो सेम है। ठीक है, तो अब इसको जो है, ये स्ट्रक्चर आपका फाइनली क्या बना वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपका जो सेक्शन है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनता है, कुछ इस तरह ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा प्रोग्राम का। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सबसे पहले आपका बनेगा, ये वाला जो हिस्सा है दैट विल बी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जो है ये मैंडेटरी सेक्शन नहीं होता है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं होता, इट इज़ ऑप्शनल। ये ऑप्शनल होता है कि अगर आपने इसको यूज़ करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना तो ना कीजिए। ये हम करते क्यों हैं, सो दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन दिस प्रोग्राम। किस प्रोग्राम में आप कर क्या रहे हो, तो उसकी आप जो हिंट यहाँ पे ये दे देते हो। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन से। ठीक है, तो इसमें आपके सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट, दो चीज़ें आपकी यहाँ पे आ जाती हैं। या आपके सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं, या आपके यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला पार्ट बनता है वो बनता है प्री प्रोसेसर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर सेक्शन। प्री प्रोसेसर सेक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमने किसका यूज़ किया होता है, हैश। हैश का मीन्स क्या है, प्री प्रोसेसर। तो हैश के बाद आप हैश इंक्लूड भी लगा सकते हो, हैश डिफाइन भी लगा सकते हो। इंक्लूड अगर लगाते हो अगर आपने कोई हेडर फाइल्स जो है इंक्लूड करनी हो, हैश डिफाइन अगर लगाते हो अगर आपने कोई कुछ आपने डिफाइन करना ही हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू जो आप पूरे थ्रू आउट प्रोग्राम यूज़ करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप ये लगा सकते हो हैश डिफाइन। तो प्री प्रोसेसर सेक्शन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने से पहले ये चीज़ जो है ये प्रोसेस हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर सेक्शन। ठीक है, जो प्री प्रोसेसर सेक्शन है वो हमेशा आपका हैश के साथ जो है वो स्टार्ट होता है, ये आपने जो है ध्यान में रखना है।
उसके बाद ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। मतलब इस सेक्शन में जो भी आपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया होगा दैट विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द प्रोग्राम्स। उनकी जो विजिबिलिटी होती है वो आपके थ्रू आउट प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम में आपको जो है वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बी देखिए डिक्लेयर यहाँ पे किया, पर मैंने यूज़ कहाँ किया, यहाँ पे किया। ठीक है, तो ये ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन हो गया। उसके बाद जो सी का आता, सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डिफरेंस एक आता है ये वाला। यहाँ पे आएगा आपको सी में ये चीज़ नहीं मिलेगी, सी प्लस प्लस में यहाँ पे लिखा होता है क्या सेक्शन आपका, ये क्लास डिक्लेरेशन सेक्शन, या आप इसको बोल सकते हो क्लास सेक्शन। तो इसमें आप जो क्लास को है, जो क्लास को डिक्लेयर भी करते हो, क्लास को जो है वहाँ पे आप डिक्लेयर करते हो, और इसके फंक्शंस को आप डिफाइन भी करते हो, फंक्शंस को आप डिफाइन भी करते हो। तो आप जो डिफाइन है वो इस क्लास के अंदर भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई फंक्शंस यूज़ नहीं किए, ये हम बाद में करेंगे। यहाँ फिर आप क्लास के ख़त्म होने के बाद यहाँ पे डिफाइन करते हो। यहाँ पे फंक्शंस जो हैं क्लास के, जिन्हें हम नॉर्मली मेंबर फंक्शंस बोलते हैं, तो मेंबर फंक्शन को यहाँ पे आप डिफाइन करते हो। ठीक है, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद और मेन से पहले आप क्लास के मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करते हो, इन केस अगर आप वहाँ आउटसाइड डिफाइन करना चाहते हो। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो क्लास के फंक्शंस होते हैं आप उनको इनसाइड डिफाइन भी कर सकते हो और आउटसाइड भी कर सकते हो। तो ये आपका नेक्स्ट स्ट्रक्चर आ जाता है। उसके बाद आपका ये जो कॉमन है आपका सी में भी होता है और सी प्लस प्लस में भी सेम ही है, आपका होता है मेन प्रोग्राम सेक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, मेन प्रोग्राम सेक्शन। ये वाला सारा, ये जो यहाँ से नीचे तक है, ये आपका क्या है, मेन सेक्शन है। ठीक है, मेन वाला जो है ये मेन प्रोग्राम सेक्शन होता है। मेन प्रोग्राम सेक्शन के जो है हमने आगे दो हिस्से किए होते हैं। लोकल डिक्लेरेशन, ये जो हमने यूज़ किया है लोकल डिक्लेरेशन, ये वाला जैसे ये सी है, ये लोकली डिक्लेयर किया है आपने मेन के लिए, तो इसको हम बोलते हैं लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन। और उसके बाद ये जो बाकी का हिस्सा बचा है इसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ठीक है, तो लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन में आप वो चीज़ें डिक्लेयर करते हो जो आपने मेन में ही यूज़ करनी होती हैं, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट में जो चीज़ें आपने एग्जीक्यूट करनी होती हैं। इसके बाद एक सेक्शन होता है, वो मैंने यहाँ पे अभी यूज़ नहीं किया है, उसे हम बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन। अगर आपको अलग से कोई और फंक्शन चाहिए तो आप उसको जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सब प्रोग्राम सेक्शन या फंक्शन डिक्लेरेशन सेक्शन भी बोल देते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन भी इसको बोल देते हैं। तो यूज़र ने अगर अपने अलग से कोई फंक्शन बनाने होते हैं इंस्टेड ऑफ मेन, तो वो जो है मेन के बाद यहाँ पे जो है डिक्लेयर वो कर सकता है। ठीक है, सो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो है आपका क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आपके सिंगल लाइन कमेंट्स हो सकते हैं अगर आपने एक लाइन में कमेंट देना है। ये ऑप्शनल सेक्शन है, मल्टी लाइन आपने कमेंट्स देने हैं तो आप दे सकते हो। प्री प्रोसेसर सेक्शन ये आपका मैंडेटरी होता है, आपको लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बिना आप इनपुट आउटपुट फंक्शंस को यूज़ नहीं कर पाओगे। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है, ये अगेन जो है ऑप्शनल होता है, अगर आपने यूज़ करना है तो आप कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। सी प्लस प्लस के केस में आप क्लासेस का यूज़ करोगे तो ये क्लास सेक्शन होता है, आपने क्लास को डिक्लेयर करना होता है और उसके जो है फंक्शंस को डिफाइन करना होता है। अब डिक्लेरेशन और डिफाइनेशन में क्या फ़र्क है ये मैं आपको बाद में इसकी डिटेल बता दूंगा कि आप डिक्लेयर कब करते हो और डिफाइन का क्या मतलब होता है। और मेन प्रोग्राम, इसके साथ बाद में मेन प्रोग्राम सेक्शन आता है जिसका आपका लोकल डिक्लेरेशन सेक्शन हो सकता है। इसको फर्दर दो में डिवाइड किया होता है आपने मेन प्रोग्राम को, यहाँ लोकल डिक्लेरेशन में, यहाँ आपने एग्जीक्यूटेबल पार्ट में। ठीक है, लास्ट आपको अगर यूज़र डिफाइंड को फंक्शंस डिफाइन करने हो तो आप मेन सेक्शन के बाद इसको डिफाइन कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल. It was all from my side. In case you face any problem, you can contact me. I'll definitely help you out. Thank you very much.